हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 के जो कि 9/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट का ओरिजिनल सेट है, इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन में संग्रहित होती है। तो जो फर्स्ट वर्ग है, पहला वर्ग, जिसमें होता है H, Li, Na, उसके बाद Kr, यानी जो पहला वर्ग है इसमें जितने भी तत्व हैं सब के सब केरोसिन में डुबोकर रखे जाते हैं। यानी क्षारीय धातु जितने भी हैं सबको सब केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। और ऑप्शन में सोडियम दिया गया है, ये भी फर्स्ट वर्ग का यानी क्षारीय धातु है, इसे भी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। और ऑप्शन में जो दूसरा दिया गया है सोडियम, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को उत्तर चित्र में से किसी एक में सन्निहित किया गया है। नीचे के चित्रों में से सही चित्र को समाविष्ट करने वाले चित्र का चयन करें। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इन चारों में से किस में यह फिगर है सन्निहित है, यही हमें ज्ञात करना। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बी देखेंगे तो इसमें यह फिगर बना हुई है, यानी इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो चौथे में दिया गया है। ये भी आप विकल्प को चूज करते समय अच्छे से ध्यान दीजिए कि हमारा कौन सा उत्तर है और किस विकल्प में दिया गया है, ताकि कम से कम गलती होने की संभावना रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकती है, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी का 1/12 भाग भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो इसे हल करते हैं। मान लीजिए पहली टंकी ए है, दूसरी टंकी बी है और तीसरी टंकी सी है। सी जो है इसके माइनस लगा दे रहे हैं क्योंकि ये टंकी खाली करने वाली है। तो पहले 4 लीटर भरती है 4 घंटे में, पहला 3 घंटे में, दूसरा 4 घंटे में और तीसरा 8 घंटे में खाली कर देगी। इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 24। 3 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 8 से भाग देंगे तो 3 बार। यह सबकी क्षमता है। पहला वाला 8 घंटे में 8 लीटर भरता है, दूसरा 6 और तीसरा 3 घंटे में 3 लीटर खाली करता है 1 घंटे में। तो हमसे कह रहा है कि 1/12 भाग भरी हो। पूरा टंकी की क्षमता 24 है, 1/12 अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 2, यानी 2 लीटर तो पहले से भरी हुई है और 24 लीटर की टैंक है, तो 2 लीटर भरी हुई है तो बची है 22 लीटर। इसे हमें भरना है। तीनों पाइप को एक साथ खोल देने पर यह दोनों तो भर रहा है, 8, 6, 14 लीटर भर रहा है, लेकिन 3 लीटर खाली कर रहा है। तो 3 लीटर हम 14 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 11 लीटर। और 11 लीटर से हम अगर 22 को भरेंगे तो हमें लगेगा 2 घंटा। तो हमें कह रहा है पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, तो 2 घंटे का समय लगेगा। और ऑप्शन नंबर अगर हम बी वाला विकल्प देखेंगे तो 2 घंटे दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। यानी पूरे 2 घंटे लगेंगे उसे भरने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी जो होती है उसे हम ज्ञात करेंगे। एक बार फिगर बना के आप लोगों को दिखाते हैं। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर फोकस रहती है और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या रहता है, यानी वक्रता केंद्र रहता है। और यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है यही वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या का मान 20 दिया है, ये वाला जो मान दिया गया है यह 20 दिया गया, और यह 2f के बराबर होते, क्योंकि यहाँ से यहाँ जितनी दूरी होती है f की, वही f से c के बीच की दूरी होती, ये दोनों दूरी बराबर होती। यानी जो वक्रता त्रिज्या होता है यानी r जो होता है वह 2f के बराबर होता है।
यानी जो किसी भी दर्पण की त्रिज्या होती है वो फोकस की दुगनी होती है और हमें फोकस ज्ञात करना है। तो हम F लिखेंगे, R/2 लिखेंगे और R का मान दिया है 20, उसके बटे 2 लिखेंगे और इसे काटेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। जो 10 सेंटीमीटर है वो फोकस दूरी है और ऑप्शन नंबर 3 में यह दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो हमें काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है, 1/2 लिखेंगे, m होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया है 22 kg, तो यहाँ लिखेंगे 22। हमें v का मान दिया है 5, तो हम 5 के स्क्वायर लिखेंगे, इसे काटेंगे 11 बार और 5 के स्क्वायर करेंगे आएगा 25, यानी 11 गुणे 25 करेंगे और जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 275 जूल। जो 275 जूल है वह काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प जो 275 जूल दिया गया है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार होगा, तो दर्पण जो होगा वह उत्तल दर्पण होगा। इसमें होता है जो भी फिगर है वो हमेशा छोटा बनता है, फिगर जो है वह छोटा बनता है, लेकिन जो अवतल दर्पण होता है इसमें छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, बराबर बनता है और बड़ा भी बनता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि आपका परिवर्तन आपसे छोटा बनता है तो दर्पण उत्तल दर्पण होगा, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवान यम। जो भगवान यम है वही नचिकेता से बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखा एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिसका बीच का कोण होगा। तो यह हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो उत्तर होगा वह 175 होगा और इस प्रश्न को आप हल करके हमें कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो कंडक्टर का प्रतिरोध होता है यानी R बराबर होता है वो ρL/A। L जो होता है वो लंबाई होता है और जो A होता है वो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल होता है। तो हमसे पूछा है प्रतिरोध है यानी R का जो होगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी A के व्युत्क्रमानुपाती होगा। R जो होगा वह A के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो इसका जो पहला है विकल्प अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधे का अनुपात 8:11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। हमें अनुपात दिया गया है 8:11 का, अनुपात दिया गया है 8:11 का। हमसे कहा गया जो आम और नीम का है वह
पूरे इतने हैं, तो इसे हम जोड़ेंगे 8x प्लस 11x बराबर जो है वह 361 के बराबर है। इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19x जो हो जाएगा 361। तो 19 से इसे काटेंगे 19 बार, यानी x का मान है वह 19 है। हमसे कह रहा है कि बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। x का मान है 19 और जो नीम का अनुपात है वह 11 है, तो 11 x के जगह हम 19 लिखेंगे और इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 209, यानी जो नीम के पूरे पौधे हैं वह 209 हैं। तो इसका जो उत्तर होगा विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि x 3x² प्लस ax प्लस 4 का मान x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो जाता है तो a का मान कितना है। तो हमें यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा 5 के, तो हम यहीं 5 रखेंगे इस समीकरण में। तो लिखेंगे 3 गुणे 5 के स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। जब इस 5 के स्क्वायर करेंगे और 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75 प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। तो हम 5x इधर लिखेंगे और जोड़ने के बाद इधर लिखेंगे 5x और यह 75 और 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 79। तो हम 5 से इधर से हटा के भाग में लिखेंगे और फिर 5 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 75.8। जब हम इस 75 और 4 को जोड़ेंगे 79, इधर प्लस रहेगा और बराबर की इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -15.8 इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। यही इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रॉब्लम फिगर की सही जल छवि को चुनें। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसका कौन सा फिगर इन चारों में से A, B, C और D में से कौन सा फिगर जल प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा जो आप लोग फिगर नंबर C देखिए, यही होगा, क्योंकि ये जो तीर का निशान इस साइड है वह जल प्रतिबिंब में ऊपर की साइड हो जाएगा। इस प्रकार से फिगर हो जाएगा और नीचे वाला जैसे बना है ऐसे बन जाएगा, और ये वाला जो है यह वाला ऊपर हो जाएगा यहाँ पर और फिगर ऐसे बन जाएगा। जिस प्रकार से यह दोनों नीचे है उस प्रकार से ये दोनों ऊपर हो जाएंगे, और यह दोनों ऊपर है यह दोनों नीचे हो जाएंगे, और ये जो ऐसे वाला फिगर बना है वो इसी प्रकार नहीं, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। यही इसका सही फिगर है जो ऑप्शन नंबर C में दिखाया गया है। तो इसका विकल्प देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 2 में है वह C विकल्प है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन इसका सही उत्तर है, क्योंकि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो फिगर है इस फिगर का हमसे यही कहा गया है कि दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिल के कुल गाड़ियों के 2017 के शुरुआती 6 महीने में यक्स में हुए पंजीकरण की संख्या कितने हज़ार बताते हैं। तो इसका 9000 बताते हैं। तो इसका जो पहला है विकल्प ये इसका सही उत्तर, आप इसे हल भी कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो पहला देश जो था वो फ्रांस था, और जो भारत में जीएसटी लागू हुआ था वह 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का माध्य 150 है, उसी कक्षा में लड़कियों की लंबाई का माध्य 145 है, तो सभी कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई संयुक्त माध्य लगभग कितनी होगी। तो प्रश्न को हल करेंगे तो पहले लिखेंगे 25 गुणे 150 और दूसरे को लिखेंगे 35, क्योंकि 35 लड़कियों हैं और उनका माध्य है 145। जब इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 37, 50 और जब इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 51, 75। इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि यह भी योग है और यह भी योग है, तो आ जाएगा 89, 25 और यह है, ये पूरे लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या का योग है, यह पूरे लड़कियों की संख्या का योग है और यह टोटल का है, लड़कों लड़कियों का योग का संख्या है। तो संयुक्त औसत यानी माध्य जो होता है तो सभी का योग बटे सभी की संख्या। 25 और 35 जोड़ेंगे आएगा 60। इसे जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 148 के लगभग आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा लगभग 148। 148 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 को 147 को मारेंगे, लगभग में यही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंटोन एल लेवेजियर ने रसायन विज्ञान की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, तो मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। तो 2/3 भाग दूध है। अगर हम पूरा मिश्रण मान लें 3 लीटर तो उसमें 2 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, लेकिन मिश्रण हमसे कह रहा है कि 21 लीटर है, तो 3 बराबर 21, 1 से इसे काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो जो दूध है वह 14 लीटर है, क्योंकि इसमें 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14 लीटर, और जो पानी है वह 7 लीटर है। उसके बाद कह रहा है यदि हम 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी 7 में अगर हम 4 लीटर जोड़ेंगे तो 11 लीटर पानी हो जाएगा। तो मिला दिया जाए, फिर मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। 14 लीटर पहले भी था, अब भी है, लेकिन पानी मिला देने पर यह 11 लीटर हो गया। तो 14 लीटर दूध है और यह दोनों योग करेंगे, क्योंकि टोटल मिश्रण में से हमें दूध निकालना है, तो टोटल करेंगे 25 आएगा। ये परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, इसे काटेंगे 25 1 का 25, 25 चौका 100 और 4 का 14 में गुणा करेंगे आएगा 56, यानी 56% दूध रह गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है 56%, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब है। ये भी हमें जल प्रतिबिंब बताना है। तो ये जब रखेंगे तो ये नीचे की तरफ बनेगा, यानी ये वाला जो ऐसा फिगर है वो नीचे की तरफ बनेगा और बाकी ऐसे ही फिगर रहेंगे, यानी ये लकीर इस साइड आ जाएगा और ये लकीर इस साइड का। तो पहले में देखेंगे, लेकिन पहले में ये वाला जो किनारे पर एक फिगर बना है वो इसमें नहीं बना गया, और तीसरे में देखेंगे तो यह बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ठीक इसका जो जल प्रतिबिंब होगा वह सी होगा, यानी इसका सी जो है वो सही उत्तर है। विकल्प देखेंगे चौथे में सी दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 अनुभाग ए और बी के मध्यावधि और संतात्र परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का वितरण है। अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। तो हम इसे हल करते हैं। तो हमें यह ज्ञात करना है कि अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत,
तो पहले हम इसे थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं फिगर को। हम पूरा अनुभाग ए को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसे पूरा योग करेंगे, प्लस करेंगे इसे, तो टोटल आ जाएगा 112, और इसे पूरा योग करेंगे तो आ जाएगा 107। जो टोटल छात्र हैं इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, यहाँ 1, यहाँ 2, टोटल छात्रों की संख्या 219 है। और हमें ए का प्रतिशत निकालना है। ए का प्रतिशत ये है 112, तो 112/219, क्योंकि हमें टोटल में से ए अनुभाग का प्रतिशत निकालना है और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। और जब इसे हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 51.1। इसे हम जब भाग देंगे 112 × 100 में 219 का, तो आएगा 51.1, यही इसका प्रतिशत है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो है दूसरे में दिया गया है 51.1, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। पहला तर्क है, बस यात्रा कंपनी BEST ने अपने किराए में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। अनुमान है, यात्री BEST बस यात्रा कंपनी में कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। तो अनुमान तो ये भी है, क्योंकि अगर ये बढ़ोतरी करेगा तो लोग दूसरे बसों का विकल्प चुन सकते हैं। पहला अनुमान सही है। दूसरा है, किराया वृद्धि के साथ भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी बनी रह सकती है। अनुमान तो यह भी लगाया जा सकता है, क्योंकि पता नहीं वो अकेला बस हो तो कहा नहीं जा सकता। यानी अनुमान तो दोनों सत्य है कि दूसरा बस का विकल्प भी चुन सकते हैं या फिर यात्री बढ़ाने पर भी उतने ही रह सकते हैं। तो अनुमान 1 और 2 दोनों निहित है। ऐसे तो हमें लग रहा है कि केवल अनुमान 1 है और इसमें विकल्प में दिया गया अनुमान 1 और 2 दोनों निहित है। यह प्रीवियस ईयर का यही उत्तर दिया गया है। फिर भी आप हमें इसका इस विकल्प में, मतलब इस प्रश्न में आप हमें कमेंट करके इसका सही उत्तर हमें दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न है, सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो आपको एकदम सरल तरीका बताते हैं इसको हल करने का। जैसे लिख दीजिए, डिग्री सेल्सियस के लिए C लिखा जाता है और केल्विन के लिए K लिखा जाता है। जब हमसे कहेगा कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलिए, तो C का मान होता है 3। आप अगर अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे तो अल्फ़ाबेट, यानी आप रीजनिंग का सवाल सरल किए होंगे तो उसमें अल्फ़ाबेट का एक वर्गीकरण आता है, उसमें C का मान 1 होता है। ऐसे आप याद भी कर लिए होंगे। C 3 पे होता है और K 11 पे होता है। जब हमें कहेगा कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे जाना है, तो हम 3 से जब हम 11 पे जाएंगे तो कुछ न कुछ जोड़ेंगे, यानी प्लस का निशान होगा। जब हमसे कहेगा कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में हमें जाना है तो हम प्लस करेंगे, क्योंकि 3 में कुछ जोड़ेंगे तभी 11 होगा। जब हमसे कहेगा केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि 11 में से हम कुछ न कुछ घटाएंगे। जो घटाएंगे तब ना हम C पे आएंगे। यानी इस उत्तर का इस प्रश्न जो है, सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए, तो हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे जाना है तो हम जोड़ेंगे तो हमेशा 273 का योग होगा। तो 273 जोड़ेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, यही इसका सही है। और ऐसे यह भी पूछता है कि केल्विन दे दिया होता है और डिग्री सेल्सियस हमें पूछता है, तो हम उसमें से घटाएंगे। तो ये जो पहला विकल्प है, दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, तो यह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तत्व A, B और C डोबेनीर ले ट्राइस
के रूप में व्यवस्थित किया है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है और सी का 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो डोबेनियर जो थे उन्होंने त्रिक नियम दिया था, यानी पहले तत्व का योग और तीसरे तत्व का योग, इसका जब हम औसत निकालेंगे तो वह दूसरे तत्व के मतलब दूसरा परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। ये उनका त्रिक नियम था। तो अगर पहला ए का मान दिया है 7 और सी का मान दिया है 39, इसे हम जोड़ेंगे तो आएगा 46, इसके बटे 2 करेंगे तो आएगा 23। इसका तो उत्तर 23 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। लेकिन इस प्रश्न का जो सॉल्व है, यानी जो प्रीवियस ईयर के सेट में इसका उत्तर दिया गया है वो तो 20 दिया गया है और ऐसे हल करने पर इसका 23 आता है। तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 23 सही है या 20 सही है। ऐसे प्रीवियस ईयर में इसका उत्तर 20 दिया गया लेकिन सॉल्व करने पर यह 23 आता है, तो हमारे हिसाब से यह तो 23 उत्तर होगा। फिर भी आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। अगला प्रश्न है कि युद्ध के दौरान मैदान में हमेशा कौन सी चीज़ रहती है? खाली जगह दिया है कि हमेशा रहता है, तो इसका उत्तर तीर होना चाहिए, जो कि पहला विकल्प में दिया गया यही सही है। क्योंकि सैनिक यह भी युद्ध में हमेशा नहीं रह सकते, हाथी यह भी हमेशा नहीं रहता और रथ ये भी नहीं रह सकता, लेकिन तीर हमेशा रहते हैं। अगला प्रश्न है, अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य अंकों को तो जब समय 21 बज रहा होता है, घंटे की सुई खाली जगह दिया गया है अक्षर पर होगी, कौन से अक्षर पर होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। एक घड़ी बना लेते हैं, यहाँ लिख देंगे 12, 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। जो यन है, यम है जो वो है 1 पे है, यन 2 पे है। उसी प्रकार ओ लिखेंगे, उसके बाद पी, क्यू, आर, एस, टी 9 पे यू होगा। यानी जो 21 बज रहा होगा, 21 बजने मान ले जो घड़ी अगर 24 घंटे वाली होगी तो 24 बजेगा 12 पे, तो उससे 3 कम करेंगे यानी 9 पे जो होगा वो 21 होगा। यानी हमें 9 बजे कितना है समय यही ज्ञात करना है कि 9 बजे घंटे की सुई कौन से अक्षर पे होगी, तो यू पर होगी, क्योंकि यू का मान 21 होता है, जो इसमें 24 घंटे वाली घड़ी की सुई जिसमें 24 घंटे वाली होती है, तो इसका मान यू है, यही सही है। देखते हैं विकल्प चौथे में दिया गया है विकल्प, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। यह तो पुराना करंट है, आप लोगों को नए करंट को याद करना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से सही समरूप के जोड़े का चयन करें। पहले दिया गया है बढ़ई, उसके बाद हथौड़ा। बढ़ई जो है हथौड़े से काम कर सकता है, उसी प्रकार जो हमें इसमें से विकल्प में से देखना है कि जो उसी से संबंधित है, तो क्रेन बिल्डर यूज नहीं करता, यह गलत है। लेखक जो होता है वह कलम का यूज करता है, कंप्यूटर का नहीं, ये भी गलत हो गया। कुल्हाड़ी लकड़हारा, ये तो उल्टा दिया गया क्योंकि लकड़हारा कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है, कुल्हाड़ी लकड़हारा उल्टा दे दिया है, जबकि इसमें पहले बढ़ई दिया गया उसके बाद हथौड़ा दिया गया। यानी जो चौथा विकल्प है यह भी गड़बड़ है। तो ये जो दूसरा है कि प्लम्बर जो होता है वह पाना यानी ट्रेन जो यूज करता है वो सही है। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि
दी गई छवि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक में सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि इन 4 विकल्पों में से किस में छुपी हुई है। जो फिगर दिखाई दे रहा है वह किस में छिपी हुई है, यही हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे, विकल्प बी जो इस प्रकार से बना हुआ है, तो एक मिनट, जो विकल्प बी है वह यही फिगर बना है, क्योंकि हमें इस प्रकार से बनाना है। तो ये वाला लाइन बनी हुई है, उसके बाद ये वाला लाइन बनी हुई है, उसके बाद ये वाला लाइन, उसके बाद यहाँ से बीच में देखिए ये वाली लाइन भी बनी हुई है और ये वाली लाइन। तो ये वाला जो फिगर दिया गया है वो हमें मिल गया। तो जो विकल्प बी है उसमें यही उत्तर दिया गया है, यानी विकल्प बी वाला सही जवाब है, जो कि विकल्प तीसरे में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उसकी आकृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 से हेतु चुना गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ममता कालिया जो है उसे दुखम सुखम के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। हमें ज्ञात करना है इन चारों विकल्प में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। इसमें से एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी उसे अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालना चाहे तो वह बाहर नहीं आएगा, लेकिन इसे निकालेंगे तो यह ±4 आ जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब होता है। और इसे निकालेंगे तो यह नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी का भी अंडर रूट 8 नहीं होता, जबकि यह 2 का है, ±2 का क्यूब है, और यह 8 का स्क्वायर है, ±8, क्योंकि अंडर रूट में दिया गया इसका मान 2 होता है, तो यह ±8। जबकि विकल्प जो 2 है यह अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा और यही एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी होगी। तो हमें यह ज्ञात है कि जो एसआई होता है वो होता है PRT/100। तो हम जानते हैं कि हमें यही P ज्ञात करना है, तो SI मानेंगे R × T/100। तो R का मान है 4 × 7.5 करेंगे तो आ जाएगा 30। उसी प्रकार अगर हम 5 वर्ष के लिए देते हैं, साधारण ब्याज यही होता, तो 5 × 7.5 यानी 37.5 आता। पहले तो ब्याज 30 आता था, लेकिन ब्याज बढ़कर अगर 5 वर्ष के लिए देते तो 37.5 हो जाता, यानी जो 7.5 है यह ज़्यादा ब्याज मिल रहा है 5 वर्ष देने के लिए। तो हम इसे हल करते हैं, तो 7.5 ब्याज था, यह साधारण ब्याज परसेंटेज में था, लेकिन मूल्य में दिया गया है 375 रुपये। कोई भी निवेश की गई राशि अपने आप में 100% के बराबर होता, तो हम 100% का दाम निकालेंगे, तो 375/7.5 और इसके लिए 100 से गुणा करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ गुणा करेंगे, इसे काटेंगे, दशमलव हटा के एक 0 बढ़ा दे रहे हैं, और इसे काटेंगे 75 से 5 बार में, और 5 का गुणा करेंगे इसमें तो 5000 आ जाएगा। यही मूल राशि है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, तो जो दूसरा विकल्प है वह इसका सही उत्तर है 5000। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन है लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। निष्कर्ष है
सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किए जाने वाला कर देश के निर्माण के काम आता है। पहला तो निष्कर्ष सही है, क्योंकि जागरूकता फैलाएंगे तभी तो लोग यह बोझ नहीं समझेंगे और अपव्यय खर्च भी नहीं समझेंगे। और जो दूसरा विकल्प है, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धन एकत्रित हो सके, या दूसरा कथन गलत है। यानी कथन एक सही है और कथन दो गलत है, निष्कर्ष। तो इसका जो उत्तर होगा वो निष्कर्ष एक सत्य है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर और 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन कितना होगा? तो हमें घनाभ का क्षेत्रफल दिया गया है, सतहों का क्षेत्रफल। मान लीजिए यह कोई घनाभ है, 1 मिनट वहाँ घनाभ बना रहे हैं, आप लोगों को दिखा। यह घनाभ है, इसका एक सतह यह होगा और दूसरा सतह यह होगा और तीसरी सतह यह होगा। यानी एक तो ऊंचाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक लंबाई होगी। तो एक तो 20 दिया गया है, एक 32 दिया गया है, एक 40 दिया गया है। मान लीजिए अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगी, उसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगी, और उसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। तो तीनों का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। तो एक तो मान दिया गया है 20, एक 32 और एक 40 दिया गया है। तो अगर हम इसका भी मान निकालें कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो 20, 30 और 40 का गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आपको दिखाते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई था, लंबाई गुणे चौड़ाई दूसरे का और लंबाई गुणे चौड़ाई तीसरे का। एक तो 20 था, एक 32 और एक 40। इसका अगर हम गुणनखंड करें तो 4 गुणे 5 कर सकते हैं। इसका गुणनखंड करें 8 गुणे 4। इसका गुणनखंड करें 40 का तो करेंगे 8 गुणे 5। यानी इसमें कोई तो लंबाई होगी, कोई चौड़ाई होगी, कोई ऊंचाई होगी। तो घनाभ का जो होता है आयतन वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें अगर हम देखें तो एक 4 मान लीजिए ऊंचाई है, 5 मान लीजिए चौड़ाई है और 8 मान लीजिए लंबाई है। तो इसका हम आयतन निकालेंगे तो गुणा करेंगे 8 गुणे 4 गुणे 5। इसका गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 20 में 8 का हम गुणा करेंगे तो आएगा 160, और 160 जो आएगा यही घनाभ की आयतन होगी। तो विकल्प देखिए, जो चौथा है विकल्प 160 मीटर क्यूब, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न है धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। तो एक तो लवण और हाइड्रोजन, दूसरा है लवण और क्षार, तीसरा है लवण और पानी, चौथा है लवण और क्लोरीन। तो हम जानते हैं इनमें भी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, इसका सही उत्तर है। और प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। ये जो पद दिया गया है BGL DIN, उसके बाद खाली जगह दिया गया है, उसके बाद HMR दिया गया। B से 2 जोड़ेंगे D आएगा, D से 2 जोड़ेंगे F आ जाएगा। उसके बाद G से 2 जोड़ेंगे, ये 7 पे होता है, 2 जोड़ेंगे 9, 9 पे 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 11 यानी K। उसके बाद L पे 2 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 यानी P आ जाएगा। तो FKP ऑप्शन नंबर जो C है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है, मतलब सबसे कम है यानी न्यून है। जब इसे हम भाग देंगे तो मान लीजिए दूसरा को, तब 15 छक्का 90, मतलब 6 बार जाएगा, उसके बाद दशमलव कुछ आएगा। और इसे भाग देंगे तो 2 आएगा, उसके बाद कुछ आएगा। इसे भाग देंगे तो लगभग 3 के आसपास कुछ आएगा। लेकिन इसे देंगे तो ये दशमलव में कुछ जाएगा, यानी दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं आए, यानी यही सबसे छोटा भिन्न है। आप भाग देकर भी भिन्न का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका स्क्वायर का मान आ जाएगा 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यह एक फार्मूला है जो बीजगणित में होता है, इसे आप याद कर लीजिए। अगला है कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट की स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो कोस स्क्वायर कॉस के पावर 4 माइनस कोसेक स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका भी उत्तर 3 ही होगा। यह भी एक सूत्र है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो जितना मान इसका होता है उतना मान ही इसका होता है, यानी इसका मान अगर 3 है तो इसका मान भी 3 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। जो खाली जगह दिया गया है इसे पूरा करने के लिए हमें कौन सा अक्षर आएगा? पहले ए है, ए के बाद ई है, ई के बाद आई है, यानी जितने भी हैं वह स्वर हैं। पहले ए है, उसके बाद ई है, उसके बाद आई है, इसके बाद स्वर आएगा तो ओ आएगा। और ओ केवल एक ही विकल्प में है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न को हल करें। तो पहले इसे हल करते हैं। इसे 96 भागे -32, तो माइनस से काटेंगे, इसे माइनस से माइनस कट जाएगा, और 32 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। तो यह माइनस से माइनस कट गया, यानी 45 माइनस में है, उसके बाद -3 आ जाएगा। जब इसे हम जोड़ेंगे, क्योंकि यह भी माइनस, ये तो 3 है जो काटे हैं वो, इसे हटा दीजिए। जो -45 है उसे अगर हम -3 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा -48। -48 आ जाएगा, क्योंकि माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, माइनस का चिन्ह होगा और साथ में जुड़ेगा। तो 1/4 ये पहला जो लिखा गया है माइनस वाला, और गुणे में, क्योंकि यह कोष्टक है, कोष्टक का चिन्ह होता है गुणा, -48। 1 मिनट, माइनस का गुणा चिन्ह लगेगा, ए माइनस इस माइनस के साथ गुणा करने पर कट जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 12, और 12 जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 विकल्प दिया गया है चौथे में, +12, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6वां हिस्सा है। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है यह हमें बताना है। तो इसे हम हल करेंगे। कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु, मेरी मान लीजिए x है, x का 3/5वां भाग, और उतना ही मेरे चचेरे भाई के 5/6 हिस्सा है, उसका मान ले रहे हैं y, और इसका 5/6वां भाग जो है वो मुझसे बराबर है। तो हम लिखेंगे x और y को इस पार ले आएंगे, इस 3 का गुणा करेंगे नीचे चला जाएगा, और 5 का गुणा करेंगे ऊपर, यानी 25/18।
या तो मेरी उम्र 25 वर्ष होगी या इसी की कोई गुणनखंड होगी। तो आप लोग अगर विकल्प में देखेंगे तो यह विकल्प में जो तीसरा है 50 वर्ष, वो 25 का गुणनखंड है, तो हम इसका दोगुना कर दे रहे हैं यानी 50, और इसका भी दोगुना करेंगे 36 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है, आप दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में कह रहा है कि मेरी 10 साल पहले की आयु उसकी 4 वर्ष बाद की आयु की होगी। मेरी 10 साल पहले, अगर मान लीजिए मेरी 50 वर्ष आज है तो 10 साल पहले यह 40 वर्ष होगा, और उनकी आज से 4 साल बाद की आयु के बराबर होगी। यानी इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यह भी 40 हो जाएगा। यानी यह जो कह रहा है यह विकल्प को नियम को फॉलो कर रहा है, यानी मेरी जो वर्तमान आयु वो 50 वर्ष ही है। तो इसका जो विकल्प तीसरा है वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भोजन वैसे ही फ्रीज से संबंधित है जैसे कपड़े। भोजन हम फ्रीज में रखते हैं और कपड़ा हम अलमारी में रखते हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। हमें काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वह काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m यानी द्रव्यमान और v² यानी वेग का स्क्वायर होगा, और वेग हमें इसमें दिया नहीं गया है v का मान। तो हम पहले v का मान ज्ञात करेंगे। तो हम फार्मूला होता है गति का पहला समीकरण। गति का जो पहला समीकरण है वो होता है v बराबर ई से v मान u माइनस जी। जी इसलिए लगाए हैं क्योंकि यह ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, और माइनस का चिन्ह भी इसीलिए है क्योंकि जी का मान गुरुत्वीय त्वरण है, और माइनस का चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि यह ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। यानी किसी सतह से अगर हम ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए तो माइनस का चिन्ह होता है। प्रारंभिक वेग का मान दिया है 20 और जी का मान दिया है, प्रश्न में दिया गया है 10, और 10 गुणे टी का मतलब 2 सेकंड दिया है, टी का मान 2 रखेंगे तो 20 इधर भी आ जाएगा -20। 20 में से 20 घटाएंगे 0, यानी जो भी का मान होगा वह 0 होगा। भी का मान 0 है तो हम काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 m का मान है 2 किलो, और भी का मान हमें निकाला है तो भी का मान 0 आया था, यानी 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी काइनेटिक जो एनर्जी होगी वह 0 जूल होगी। जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें है 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 + 3 + 3 9 हो गया। और ये बीच वाले में यहाँ जो फिगर बनी हुई है इसमें भी 3 है, और एक तो ये फिगर बनी है, एक तो ये, तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, और 12 में +2 जोड़ेंगे आ जाएगा 14। इसमें पूरा 14 त्रिभुज बनी हुई है। तो विकल्प देखते हैं जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिखाया गया है। विकल्प तीसरे में 14 दिखाया गया है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 750 की निवेशित राशि 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है SI बराबर PRT। ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया T।
और बटे 100 होता है। पी का मतलब मूलधन होता है, आर का मतलब रेट जो हमें ज्ञात करना है, टी मतलब समय दिया गया है। तो एसआई है जो 18 रुपये है ब्याज, और हमें मूलधन दिया है 750 रुपये, और हमें टी का मान दिया गया है 3 महीने। तो महीने के लिए हमें प्रतिवर्ष साधारण ब्याज करना है, तो 3 में हम भाग दे देंगे 12 का, क्योंकि हमें साल का ब्याज निकालना है। और गुणे हमें दिया गया है टी का मान तो रख चुके, हमें आर का मान ज्ञात करना है, आर उसी प्रकार लिख दे रहे हैं, और बटे 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 से इसे काटेंगे 3 बार, 25 से इसे काटेंगे 4 बार, और 3 से इसे काटेंगे 4 बार, और 4 और 4 इधर गुणा करेंगे 16 का, और इसे भाग देंगे 3 से, और इसमें भी 10 बचा हुआ है, तो 30 नीचे हो जाएगा, क्योंकि यह 0 बचा हुआ था। तो इससे जब भाग देंगे तो आ जाएगा 9.6%, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि नीचे दी गई कौन सी अनुमान निहित है। पहला है, तर्क दिया गया है सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। अनुमान है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह तो सही है, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके साथ साथ उसके जो अगल बगल व्यक्ति, जैसे यहाँ व्यक्ति अगर कोई सिगरेट पी रहा है, उसके साथ अगल बगल जो व्यक्ति हैं वो भी उस धुएं को अगर सांस के द्वारा अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो इस प्रकार जो ये कहा गया है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह तो अनुमान सही है, उसके साथ साथ अगल बगल वाला भी है, तो यह तो विकल्प कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार से यह गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। और दूसरा कह रहा है कि धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, यह दूसरा विकल्प सही है। हमारे हिसाब से दोनों विकल्प सही है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में दिया गया है वो केवल 2 को ही उत्तर माना है। आप इसका जवाब हमें इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसे तो इसका उत्तर 2 है, केवल निष्कर्ष 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार यथार्थ 2 भाषाएं बोल सकने वाले कुल छात्रों की संख्या। केवल 2 भाषाएं बोलने वाले कुल छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें ओ जो है वह तमिल भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है, यानी वो 2 भाषाएं बोल रहा है। यम जो है वो तमिल बोल रहा है, इंग्लिश भी बोल रहा है, यानी यम भी 2 भाषाएं बोल रहा है। उसके बाद यल है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहा है, यानी उसका उत्तर हो जाएगा ओ, एम और यल, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे विकल्प में है ओ, एल और एम, यही इसका सही जवाब है, एल एम और ओ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जावेद अख्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 4 किलो वजन एक वस्तु स्थिर में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त करती है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, यह जो बल है वह गति में कार्य करेगा, क्योंकि कोई वस्तु जैसे इस प्रकार से 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु कोई रखी है, इस पर 5 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करते हैं, तो यह गति में जाएगी, या तो आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना होगा, जो बल होगा वह काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा।
तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वह 1/2 mv² होता है। तो m का मान दिया गया है 4 किलोग्राम और वेग यानी v का मान दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25। पहले 5 स्क्वायर लिख दे तो 1/2 × 4 × 25, 2 से इसे काटेंगे 2 बार और 2 का गुणा 25 में करेंगे तो 50 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो मात्रक होता है वह जूल में होता है, जो कि विकल्प 2 में दिया गया है 50 जूल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो ये पुराना करंट है, क्योंकि उस समय ये हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर थे। अब तो कोई दूसरा हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर है। प्रश्न नंबर 54 है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिल्म। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उड़ीसा में अधिकतर खाली जगह दिया गया है के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? तो चक्रवात जो साइक्लोन होता है, क्योंकि जो उड़ीसा है वह समुद्र के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर उड़ीसा है समुद्र के किनारे पर स्थित है और समुद्र में लगातार गर्मियों और ठंडियों के महीने में चक्रवात आती रहती है। तो इसे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी से होता है तो चक्रवात से सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक का संबंध किस चीज़ से है? तांबा से है कि प्लेटिनम से है, चांदी से है, सोना से? तो मध्य प्रदेश में हीरा सबसे ज़्यादा मिलता है, उसी प्रकार कर्नाटक के कोलार से सबसे ज़्यादा सोना मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। यह जो दिया गया है PQRS और T में सबसे कम वजन किसका है? तो कथन है Q का वजन P और S से कम है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो Q का वजन P और S से कम है तो Q को सबसे नीचे लिखेंगे और S में कौन बड़ा है और या P कौन बड़ा है, इसलिए इसको ऊपर बराबर में लिखें। S का वजन T से ज़्यादा है तो T कहीं नीचे होगा। उसके बाद कह रहा है कि R का वजन Q से अधिक है तो R कहीं न कहीं इधर होगा। R का वजन Q से अधिक है लेकिन T से कम है तो T R के ऊपर होगा। उसके बाद कह रहा है कि ये पहले में देखिए S का वजन T से अधिक है, यानी जो ये दोनों S हैं S और P ये दोनों T के ऊपर होंगे। तो इसे 1 मिनट वहाँ बता रहे हैं। तो इसे हम लिखेंगे इधर, एक तो लिखेंगे P लिखेंगे उसके बाद S। तो हमसे ये अगर इसी प्रकार बनेगा क्योंकि P S सबसे ऊपर है, उसके बाद T है, उसके बाद R है, उसके बाद Q है। हमसे यही पूछा गया है कि इसका वजन सबसे कम है, तो यह फिगर मतलब इसी प्रकार से श्रृंखला बनेगा। तो हम दोनों अगर कथन ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों कथन में Q सबसे कम वजन वाला ही है। तो हमें उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों अनिवार्य है, यानी दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 4 कथन 1 और कथन 2 पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंडोस्पर्म। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है किसी त्रिभुज में समकोण बनने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक भुजा मान लीजिए हम ये 3 है, ये 4 है, तो जो कर्ण होगा वो 5 होगा, क्योंकि पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे तो जो कर्ण होगा वो 5 होगा। और इसके ऊपर परिवृत्त बना है, मतलब समकोण त्रिभुज के ऊपर। तो जो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो व्यास के बराबर होता है, यानी ये जो होगा वो व्यास होगा। यानी डी का मान है 5, तो हम अगर आर निकालेंगे यानी रेडियस, तो 5 का आधा करेंगे यानी 2.5 हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई लिखेंगे, पाई जैसे वैसे ही लिखे रहते हैं। और यह रेडियस है 2.5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 6.25, यानी पाई 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। पाई आर स्क्वायर, आर का मान दिया है 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25 आएगा। पाई 6.25 इसका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई चित्र श्रृंखला में से अगला चित्र को चुनें। तो जो अगला चित्र है, अलग चित्र है, अगला नहीं अलग चित्र है, उसे चुनना है। तो इसमें हम देखेंगे जो ए है वो भी 3 रेखाओं से मिलकर बना है, एक रेखा ए और एक रेखा ए। उसी प्रकार जो एफ बना है, एक रेखा ए और एक रेखा, 3 रेखा। उसी प्रकार आई एक रेखा ए और एक रेखा ए, 3 रेखा। उसी प्रकार जेड भी बना है, एक रेखा ए और एक रेखा। जबकि जो यल है यह 2 ही रेखा से बना है। इसमें सबसे जो अलग है वो यल है, और यल जो दिया गया है वो 5वें में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें 5 दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का कारण वसा और तेल का खाली जगह दिया है, क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है, अवकरक होता है, हाइड्रोलिसिस होता है या शोधन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण। वसा और तेल का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगता है, यानी जो पहला विकल्प दिया गया है ऑक्सीकरण, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह जो दिया गया है श्रृंखला, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसे हम हल करके आपको जब इसे हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -261, और ये भी माइनस हो जाएगा 380, और यह वाला माइनस अंदर वाले माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 521, और ये प्लस हो जाएगा 821, और ये भी माइनस जो अंदर है वो बाहर वाले से गुणा होगा, प्लस हो जाएगा 121। इन तीनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों का योग जो होगा वो इन दोनों के योग से घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 822। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में केवल अकेले नहीं होता? तो इसका उत्तर हो जाएगा बल जो है वो कभी अकेले नहीं होता, यह हमेशा युग में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है षण और मयूख मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, परंतु मयूख इस कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके छोड़ देता है। इसके बाद षण कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख षण से ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर लेता है तो षण अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा समाप्त कर सकता है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हल करके बताइएगा। ऐसे तो इसका उत्तर जो होगा वो 2 होगा, लेकिन आप इसका हल हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय पैरा ओलंपिक हाई जंपर नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। अगला प्रश्न कह रहा है यदि प्रश्न छवि दी गई दाईं तरफ दर्पण रखा है तो छवि की सही दर्पण छवि चुने। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है यहाँ पर दर्पण रखा है, तो यह दर्पण में कैसा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं ये ऐसे बनेगा, क्योंकि यह जो फिगर है वो इसी प्रकार बनेगा और यह जो है वो इस साइड चलाया जाएगा और इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो फिगर बी दिखाई दे रहा है यही इसका सही जवाब है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो बी वाला विकल्प दिया गया है वह चौथे में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 18 और 8 होगा। और जो यह वाला है क्योंकि 2, 8, 10 हो जाएगा, 10 में 18 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 में 8 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। और यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। कथन है राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, यक्स सुंदर है। तो निष्कर्ष है यक्स राजनेता से शादी करेगी। दूसरा है यक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। तो पहला निष्कर्ष या तो सही होगा या तो निष्कर्ष दूसरा सही होगा, या तो शादी करेगी या तो नहीं करेगी। तो इसका तो उत्तर होगा न, या तो पहला करेगा या तो दूसरा। जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है या तो पहला अनुसरण करता है या तो दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है जबकि एक विध्वंस 14 घंटे में पूरी तरह दीवार को ध्वस्त कर सकता है। ज़मीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और बिंधक एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंस को बाहर निकल गया। दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितने घंटे लगेगा? तो हमें ज्ञात करना है जो बनाने वाला है, यानी उसे ए मान ले रहे वह 10 घंटे में बना रहा है, और जो बी है यह बिगाड़ने वाला, इसे माइनस लिख लें, 14 घंटे में बर्बाद कर रहा है। तो इसका एलसीएम लेंगे आ जाएगा 70, इसे देंगे 7 बार और बी से भाग देंगे तो 5 बार। तो यह तो बनाने वाला 7 बना रहा है और बिगाड़ने वाला 5 बिगाड़ दे रहा है, यानी 1 घंटे में 2 बन रहा है। तो 1 घंटे में 2 बन रहा है, हमें 7 घंटे बनाना है, यानी 14 बन जाएगा। 14 फीट या 14 भी जितना मानिए 14 पूर्णांक बन जाएगा। तो हम इसे में से 14 घटा देंगे, 70 में से 14 घटाएंगे तो 56 बचेगा, क्योंकि 7 घंटे बाद विध्वंस को बाहर निकाल दिया, यानी अब यह कार्य नहीं करेगा। तो हमें केवल ए से कार्य कराना है, तो 7 से हम भाग देंगे इसमें, तो हो जाएगा 7 8 56, यानी 8 घंटे लगते हैं। और हमसे पूछ रहा है कि दीवार निर्माण करने के लिए कुल कितना, 7 घंटे इधर लगे और 8 घंटे इधर लगे, तो 7 + 8 करेंगे यानी 15 घंटा हो जाएगा टोटल। तो हमें ऑप्शन नंबर जो 4 में दिखाई दे रहा है 15 घंटा, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई भिन्नों में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है? तो हम 1 में से 5/8 घटा दे रहे हैं, तो आ जाएगा 8 × 8, 8 में से 5 जाएगा 3/8। या तो यह भिन्न होगा या इसी का कोई गुणनखंड भिन्न होगा। तो यह तो ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका गुणनखंड हम 2 से कर रहे हैं, तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16। तो 6/16 जो होगा इसका सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्री एक्स ए बिंदु से यात्रा आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है तथा बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 50 किलोमीटर चलता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो ए और बी के मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात करना है हमें। तो इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और पश्चिम की ओर जाता है 80 किलोमीटर। मान लीजिए ए यहाँ है, यहाँ से 80 किलोमीटर पश्चिम, 1 मिनट। मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ से पश्चिम की ओर जाता है 80 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ा और 50 गया। यह 80 है, यह 50 है, बिंदु बी पर पहुँच जाता है और हमसे यही पूछा है कि इसके बीच की दूरी क्या है। तो हमें कर्ण का फार्मूला है, पाइथागोरस का जो फार्मूला होता है, ए बी बराबर जो होगा वह 80 के स्क्वायर के बराबर और 50 के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होगा। तो 80 के स्क्वायर करेंगे और 25 का स्क्वायर करेंगे और इसे जोड़ेंगे, आ जाएगा 8900 अंडर रूट में। इसका वर्ग करके जोड़ने पर इतना आ जाएगा। और ये जो 2 जीरो है, इससे अगर हम 1 जीरो बाहर निकालेंगे तो 10 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में 89 हो जाएगा। यही इसका सही जवाब है। ए बी का मान हमें इससे पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। यही इसका सही जवाब है। इसे अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए जैसे आप 89 और गुणे 100 कर देंगे तो 100 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। और इसी प्रकार हम हल किए हैं ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह बायोगैस संयंत्र से नहीं उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि दिए गए क्रम में भिन्न चित्र का चयन करें। जो फिगर दिखाई दे रहा है इसमें भिन्न कौन है ये हमें ज्ञात करना है। इसमें देखिए एक एक्स है और एक बिंदु है, इसमें भी एक एक्स है एक बिंदु है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में देखिए इसमें 2 बिंदु है। यही जो चित्र है वह सबसे भिन्न है और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वह दूसरे में दिया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि खाली जगह दिया है शामिल हो तो अधिकतर विभिन्नता पैदा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में होता है तो इसमें विविधता उत्पन्न हो जाती है, जबकि जो अलैंगिक प्रजनन है, अलैंगिक प्रजनन ज़्यादातर वनस्पतियों में होता है। जैसे आम का जो पौधा है इसका जो उत्पन्न होगा पौधा वह भी आम ही का होगा, यानी जिस प्रकार से यह है उसी प्रकार से यह होता है। तो वनस्पति यानी जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें विविधता कम होती है या लगभग न के बराबर होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन जैसे मनुष्यों में जानवरों में होता है, उसमें जो पिता होता है उसका पुत्र उससे कुछ न कुछ अलग हो जाए। जैसे वह पिता अगर काला है तो पुत्र गोरा हो जाता है, पिता अगर लंबा है तो पुत्र छोटा हो जाता है। तो लैंगिक प्रजनन में विविधता उत्पन्न होती है, यही हमसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न को हल करें। तो आप इस प्रश्न को हल करिए और इसका उत्तर जो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। तो इस प्रकार को प्रश्न को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।